सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर एक और बड़ा महत्वपूर्ण इशू जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, दरअसल हाइब्रिड वॉरफेयर को आज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक किया, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुआ, सोलर पैनल में उसके बाद ब्लास्ट हुए, और हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो मोबाइल को छूने से भी डर रहे हैं, और तो और जो लाइटर उनके हाथ में है सिगरेट जलाने के लिए, उसको भी टच करने से वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इसमें ब्लास्ट हो जाए। तो क्या हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है? और हाइब्रिड वॉरफेयर में अगर आने वाले वक्त में एआई का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो ये कितना खतरनाक हो जाएगा? भारत के लिहाज से चीजों को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे ड्रोन्स हों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के चिप्स हों, या दूसरी चीजें हों, फाइटर जो हम फाइटर जेट हमारा तेजस, उसके लिए हम इंजन खरीद रहे हैं, वो कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ताइवान से आ रहा है, कोई वियतनाम से, कोई साउथ कोरिया से आ रहा है। तो हम किस देश पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि वक्त बदल रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ सीक्रेट तरीके से कर रहा हूं, गोपनीय तरीके से कर रहा हूं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग को पहुंच रही हो कि क्या भारत कर रहा है। कई ऐसे सवाल सर जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है? जिस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया, क्या ये शुरुआत है और क्या दुनिया इससे सरप्राइज हुई है सब? हाँ राजेश, हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ही एक नायाब और बढ़िया तरीका है युद्ध लड़ने का। हम लोग सोचते थे कि लड़ाई लड़नी है तो उसका मतलब ये है कि पहले तो आप युद्ध डिक्लेयर करो, फिर अपनी टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां इन्फेंट्री से दुश्मन के ऊपर हमला करो। लेकिन नहीं, अब एक और तरीका निकल पड़ा है। वो ये है कि आप खुलेआम युद्ध मत करो, लेकिन दुश्मन को दूसरे तरीके से युद्ध में उलझा लो। कोई भी दूसरा तरीका, जी। चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात हो, आप दुश्मन के जो विपक्ष में लोग हैं या सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, उनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर लो कि वो आपकी तरह से सोचने लगें। ओके। आप जो है दुश्मन के जो कारखाने हैं, उनमें स्ट्राइक करवा दो। जी। दुश्मन की जो आम जनता है उसमें एक भय का माहौल पैदा कर दो। दुश्मन की जो आम जनता है उनका अपने सरकार की तरफ से यकीन हटा दो। पाकिस्तान जेएंडके में टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, जी। ये भी लड़ने का एक तरीका है। चीन ने नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने की कोशिश की, ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर जैसा ही एक तरीका है। हाँ, समय बीतते बीतते अब ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। जी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब है कि दुश्मन आपके रेडियो का इस्तेमाल करता है, आप ही के टीवी चैनल्स का इस्तेमाल करता है, जी। आपके अखबार और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो देश के लोगों को भ्रमित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, देश के लोगों को अ, उनका मोरल जो है वो कम कर देता है। अब ये चल पड़ा है साइबर वॉरफेयर, यानी ओके। दुश्मन के जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उसमें घुस जाओ, दुश्मन के जो सर्वर्स हैं उसमें घुस जाओ, दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के फैक्ट्रियों में घुस जाओ, मेट्रो जी। सिस्टम में घुस जाओ, रेलवे सिस्टम में घुस जाओ, रेलवे की जो टाइम टेबल है उनकी जो सिग्नल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस कर लो। और तो और सक्सेसफुली अब ये भी पॉसिबल है कि दुश्मन के इंटरनेट से उसके साइबर में घुस के उसके जो थर्मल पावर प्लांट हैं जी। या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हैं, उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको वश में कर लो, ग्रिड फेलियर करा दो। जी। एआई बन चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसके इस्तेमाल करते हुए अब तो कुछ भी कर सकते हो। दुश्मन को ये भी बोल सकते हो कि वो युद्ध में हार जाएगा एआई का इस्तेमाल करते हुए। जी। आप एआई जनरेटेड इमेजेस दो रोज देख रहे हो, बिल्कुल। जिसमें शायद मैं भी जाके दिख जाऊंगा, आप भी दिख जाओगे, और हम दोनों मिलके टीवी चैनल में बोलते नजर आएंगे कि भारत पाकिस्तान से हार रहा है। जी। जी।
सर एक और अहम सवाल है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कि हम कैसे देखें जिस प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैं, हमारे जो लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, सबके अंदर जो चिप्स लग रहे हैं वो कोई ताइवान से, साउथ कोरिया से, अलग-अलग देशों से बनकर सामने आ रहे हैं। हम जो इंजन खरीद रहे हैं वो भी हमारे खुद के बने नहीं हैं। फाइटर प्लेन के इंजन तेजस मार्क 1 की जो हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका से आ रहा है। ड्रोन अमेरिका से आ रहे हैं। जो भी तमाम कंपोनेंट्स हैं कोई साउथ कोरिया से हम खरीद रहे हैं। कितना सिक्योर हमारा डिफेंस है एआई को लेकर या जो हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर, क्योंकि सबसे पहले अटैक इनके ऊपर भी होगा सर। ऐसा तो नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन दुश्मन के पास जा रही है बहुत इजीली। हाँ राजेश, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज से 30 साल पहले की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है, जबकि हम में से जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में थे, कम उम्र थी तब, जी हम लोगों ने रियलाइज किया कि दाएं बाएं सब सरकारी प्रतिष्ठानों में और तो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और फौज में भी जितने कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, सर्वर इस्तेमाल हो रहे हैं, यूपीएस इस्तेमाल हो रहे हैं, सब जी तो शायद मेड इन चाइना है। ये 30 साल 20 साल में काफी प्रगति हुई है और अब भारत सरकार ने आज से 20 साल पहले एनआईसी, जी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को ये रोल दिया था कि भारत के जितने सरकारी तंत्र हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनके कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को दुश्मन के इन्फ्लुएंस से कैसे अलग रखा जाए। जी तो साइबर गेट्स बनाए जा रहे हैं। पुराने जमाने में एक बड़ा अच्छा शब्द यूज होता था, वैक्यूम गैप, और अब तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आ गए हैं जिसके तहत दुश्मन के इंटरनेट सिस्टम को हमारे भारत में घुसने के पहले ही जियो टैगिंग कर दिया जाता है। जी जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है, पिछले 10 साल में ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर एक्शन हो रही है। हमारे यहाँ पर डिफेंस साइबर एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, जिसमें जी ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, वरन बड़े बड़े सिविलियन साइंटिस्ट हैं। ओके तो डिफेंस साइबर एजेंसी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि हमारी फौजी जो सिस्टम है, ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वरन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डीआरडीओ, इन सब का जो साइबर इकोसिस्टम है, यानी कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो दुश्मन के इंटरफेरेंस से या दुश्मन की सेंधमारी से बचे रहें। डिफेंस साइबर एजेंसी बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ समय और लगेगा सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने में। और जिस प्रकार से अटैक इजराइल ने किया है हिजबुल्लाह के ऊपर, क्या हम उस प्रकार से अटैक से बचने के लिए तैयार हैं, या फिर दूसरा सवाल ये भी कि क्या हम अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसा अटैक करने में आज सक्षम हैं सर? हाँ राजेश, ऐसा है कि जहां तक भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमने दुश्मन के ऊपर साइबर अटैक करने की जो प्रिपरेशन की है, उसके बारे में सरकारी तौर पर कोई भी बयान या खुलासा नहीं किया गया है। ओके लेकिन जाहिर बात है, ओपन सोर्स में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और मेरे ख्याल से हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमने कुछ कैपेबिलिटी बिल्डअप कर ली है। ओके सर ओपन सोर्स ये बता रहे हैं कि हमें इतना तो पता है कि दुश्मन क्या कर रहा है जी और अब भविष्य में हम दुश्मन को भी इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। इससे ज्यादा बोलना शायद आज की तारीख में मीडिया में उचित नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन दो तीन पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा, खासकर इजराइल को लेकर। आप मोसाद को, शिनबेल्ट को कैसे देखते हैं सर? एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उन्हें पता चला कि हिजबुल्लाह चाहता है कि वो पेजर खरीदे, वॉकी टॉकी खरीदे, एक सेल कंपनी बनाई जाती है, फिर कॉन्टैक्ट लिए जाते हैं, उसके अंदर 3 ग्राम का बारूद फिट किया जाता है, एक साथ में सबको मैसेज भेजा जाता है, तमाम
जो पेजर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक साथ पूरे लेबनान में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। कैसे आप देखते हैं मोसाद को, आप कैसे देखेंगे? कैसे ये खुफिया एजेंसी दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों से बहुत अलग है? सब हाँ राजेश, दुनिया में जितने देश हैं साइबर वॉरफेयर में सबको बहुत महारत हासिल है। अब साइबर वॉरफेयर में दो चीजें आंकी जाती हैं। एक तो जी, है कि दुनिया में कौन देश दूसरे देश पर साइबर हमला कर सकता है। जी, एक नेशनल साइबर असेसमेंट एजेंसी है। तो उस एजेंसी के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर वॉरफेयर में हमला करने वाले देशों में ऊपर से नाम आता है रूस का, चीन जी, का, जी, जी, नॉर्थ कोरिया का, बाकी अमेरिका वगैरह तो हैं ही। जी, इसी तरह से एक और इंडेक्स है जिसे जिसमें ये भांपा जाता है कि एक देश अपने को साइबर अटैक से कैसे बचा सकता है। ओके, इसको नाम दिया गया था सिलोज इंडेक्स। तो इसमें से 10 में से नंबर मिलते हैं कि एक देश साइबर अटैक से अपने को कैसे बचा सकता है। तो इस इंडेक्स में जिस देश को 10 नंबर मिलते हैं, 9 नंबर मिलते हैं, उसका मतलब वो अपने को बहुत अच्छी तरह से साइबर अटैक से बचा सकते हैं। इन देशों में नाम है फ्रांस का, जी, डेनमार्क का, स्विट्जरलैंड का, स्कैंडिनेविया के सारे कंट्री हैं। ठीक और है। जाहिर बात है अमेरिका का नाम इस पर है, इंग्लैंड का नाम इस लिस्ट पर है। अब इस इंडेक्स में जो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिनको 10 में से महज 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर मिल रहे हैं, इन सब देशों में भारत का भी नाम शुमार है। तो हमें इस बहुत काम इंडेक्स करने के की अनुसार ज़रूरत है। या भारत जो है अपने को साइबर अटैक में बचाने में अभी भी थोड़ा-सा पीछे है। हमें शायद और 4-5 साल लग जाएँगे साइबर अटैक से अपने को बचाने में, माहिर बहुत होने में। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सर, हमें मानना होगा, हमें किसी बात का संकोच नहीं है क्योंकि राष्ट्र पहले है, राष्ट्रहित पहले हैं। कई बार होता है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं, जो राष्ट्रहित में होते हैं। साइबर अटैक के लिए स्पेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की सर इस वक़्त ज़रूरत है। लेकिन एक पॉइंट और, क्योंकि जिस प्रकार से एआई में चाइना ने महारत हासिल की है, क्या ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है सर आने वाले वक़्त में? और इसका हम डेमो जो पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से 26 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, वहाँ पर हमें देखने को मिला था। जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान अपने दम पर नहीं कर सकता था। सर? हाँ, राजेश, जहाँ तक साइबर वॉरफेयर की बात है, चीन और पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को मिलाकर भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। जी। जाहिर बात है कि इसमें भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है, मामला सीरियस है। अ, इस बार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बजट है, उसमें एक हिस्सा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक जी। हिस्सा दिया गया है, जो कि आम बजट में प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिसके तहत करीबन 350 करोड़ रुपए के अलग-अलग रिसर्च फाउंडेशंस, सब आईआईटीज को इन्वॉल्व किया गया है जी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी इन्वॉल्व किया गया है। और विदेशों में बसे हुए वह भारतीय जो कि विदेशों में हाईटेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। अमेरिका भी भारत को थोड़ा मदद कर रहा है। इसका सबका उद्देश्य है कि भारत में एक ऐसे ई एनवायरनमेंट को जनरेट किया जाए कि भविष्य के किसी भी युद्ध में, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, वो हमारे साइबर तंत्र में घुसकर भारत में केओस, कंफ्यूजन या दंगे फसाद ना करा सके। काम हो रहा है। शायद मैं, क्योंकि मैं डिफेंस में था, जी। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस बजट को बढ़ाकर 350 करोड़ से 3500 करोड़ किया जाएगा। ओके। बहुत बड़े बजट की दरकार है। जी। जी, बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि हम एआई की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भी मुझे आप जो अभी तक मेरा और आपका
पूरा आंकलन चर्चा हुई है उसमें है कि अभी वक्त हमें लगेगा उस स्टेज में पहुंचने पर जिस स्टेज में इजराइल खुद को पहुंचा चुका है। लेकिन एक चीज जो सवाल आप जिसका जवाब आपने नहीं दिया, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉरफेयर के लिए तैयार हैं? जिस प्रकार से मैंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत के खिलाफ लॉन्च किया था और हमने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं सर? और ये पाकिस्तान अपने दम पे नहीं कर सकता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का एक अहम रोल था सर। राजेश, जहां तक पाकिस्तान फौज, चाहे उनकी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता है, ये शुरुआती दिनों से ही हमसे आगे रही है। 1965 के युद्ध में हमने देख लिया, 1971 उसके बाद कारगिल वॉरफेयर में देख लिया, और अब तक भी पाकिस्तान की जो फौज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अलग-अलग आयाम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, जी जी। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर, ईएसएम यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, वो हमेशा भारत से आगे रहे हैं, आज भी हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो डायरेक्टली अमेरिका से शुरुआती दिनों से ही 60 जी के दशक से ही वो अमेरिका के पाले में खेलते रहे हैं, अमेरिकन ट्रेनिंग, अमेरिकन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तो पिछले 10 साल से वह चाइनीज इक्विपमेंट को भी यूज करने लगे हैं। जी। चाइनीज क्या करते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिक सिस्टम समझ लीजिए, उन्होंने डेवलप किया, तो वो नॉर्दर्न बॉर्डर में डिप्लॉय कर देते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी डिप्लॉय कर देते हैं, ओके। ताकि वो भारत को सूंघ सके। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि वो अपने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इक्विपमेंट है, उनके जो जैमर्स हैं, उनके जो ट्रैकर्स हैं, उनकी जो लॉक ऑन डिवाइस हैं, उनकी एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सके भारत के विरुद्ध। तो पाकिस्तान जो है आज की तारीख में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को टेस्ट करने की लेबोरेटरी बन चुका है। जी। जी, और लेकिन ये भारत के लिए खतरे की घंटी है सर, भारत के लिए खतरे की घंटी है। हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की बात करें, भारत को बहुत सचेत रहना होगा। और जैसा आपने कहा कि इसके लिए एक अलग से बजट हमें अलाउ करना होगा और इस पे बहुत तेजी से काम करना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन एक चीज़ तो है कि इज़राइल ने, मोसाद ने, सिनबेट ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि अगर आपके अंदर जज़्बा हो, आप बेशक छोटे देश हो, चारों तरफ दुश्मन हो, लेकिन आप कायम रह सकते हैं, आप दुश्मन को डिगा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।